एक बार सभी बच्चे बताएं बेटा, क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं बेटे। अब शुभम की रिक्वेस्ट आई है और फोन हैंग हो गया भाई। चलिए देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनते जाना सारे बच्चे। लॉ का जो आपका पेपर है बेटा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है, इट मींस हमें लॉ के पेपर में लिख के आना पड़ेगा। टिक मार्क से काम नहीं चलेगा, गोलदारे से काम नहीं चलेगा, हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। जी सर। तो लॉ के पेपर के लिए आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है। जितना कि जरूरी है आपने सही तरीके से याद करना, उतना ही जरूरी है पेपर में सही तरीके से लिखना। सही तरीके से लिखना, और वो लिखना कैसे है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में एक बार 5 मिनट में आप लोगों से कुछ चर्चा करूंगा। उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सारे बच्चे सुनिएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। डिफाइन वर्ड से या डेफिनेशन अगर आपसे पूछी है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताइएगा, एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताइएगा, सेल की डेफिनेशन बताइएगा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन डिट्टो। डेफिनेशन आपको डिट्टो बतानी होती है बेटा। दूसरे फ्लैट क्वेश्चन होते हैं, फ्लैट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी के। सिर्फ फ्लैट क्वेश्चन कौन से होते हैं? सीधा आपसे पूछेगा, राइट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन से एसेंशियल जरूरी चीजें होती हैं उनको बताओ। मतलब केस स्टडी इन्वॉल्व नहीं होती, फ्लैट क्वेश्चन आता है। और तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का आता है, एक तो डेफिनेशन के टाइप में आते हैं, दूसरे फ्लैट क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर बोलेगा ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया, बी ने काम करने से ड्यू डेट पे मना कर दिया, ए ने उसके खिलाफ केस कर दिया, केस करने के बाद आप बताइए क्या ये केस करना जायज है, क्या इसको इसके डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको जज बना दिया जाता है। केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर आप जज की पोजीशन में होते हैं। अब आपको फैसला देना होता है इस केस के अंदर क्या सही और क्या गलत। नॉर्मली बच्चा डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करना उसको आता है। फ्लैट क्वेश्चन में हेडिंग मस्ट होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी फ्लैट क्वेश्चन आए उसके अंदर जो हेडिंग है आपकी बुक के अंदर, उस हेडिंग्स के अंदर आपको चेंज नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं हेडिंग पक्के याद कर लिया करो और वैसे याद किया करो जैसे स्टडी मेट ने उनकी बुक में दे रखे हैं। ये टाइप भी बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है, ये टाइप भी बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। बच्चा तीसरा अटेम्प्ट केस स्टडी, इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करेंगे। केस स्टडी के क्वेश्चन को कितने पार्ट में हमें डिवाइड करके आंसर देना है, किस पार्ट का कितना नंबर होते हैं और हमें कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। यहां तक की जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी, लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। एक बात, जितना जरूरी याद कर मेहनत करके याद करना है, उतना ही जरूरी पेपर में उसको लिखने का तरीका आना है। अगर याद तो कर लिया लेकिन पेपर में प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आया तो बेटा सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इन दोनों के अंदर डेफिनेशन को आपको डिट्टो याद करना है। फ्लैट क्वेश्चन में हेडिंग सही होनी चाहिए, अंदर का कंटेंट आपकी लैंग्वेज में हो सकता है। फ्लैट क्वेश्चन के अंदर हेडिंग सही होनी चाहिए, अंदर का कंटेंट आपकी लैंग्वेज में चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ना एग्जामिनर के पास चेक करने का टाइम होता। थर्ड पार्ट आ गया केस स्टडी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी सर, इतनी बातें जो मैंने अब तक की करी, क्या आप सभी लोगों को ये क्लियर है? तुम आगे चलो, ये सर नो। बहुत बढ़िया। आप लोगों को हमेशा पढ़ाने में मुझे मजा आता है क्योंकि आप कभी भी मेरे को ये सुनने में नहीं मिलता कि आपको समझ में नहीं आया। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, या तो टीचर बहुत बहुत इंटरेक्टिव और पढ़ाने वाला है, या बच्चे हाईली इंटेलिजेंट है, और हमेशा ऑप्शन 1 इसका आंसर होता है। खैर चलिएगा आगे। केस स्टडी का क्वेश्चन, ए ने बी को के साथ कांटेक्ट किया, 5,000 रुपए एडवांस दिए, बी ने ड्यू डेट पे मना कर दिया, मना करने से ए को नुकसान हो गया। अब ए बी से रिकवर करना चाहता है केस करके, तो पहला क्या वो केस कर सकता है? और अगर केस कर सकता है तो क्या उसको दिया गया पैसा, उसको वही पैसा वापस मिलेगा या उसको पेनल्टी वगैरह भी मिलेगी? इस टाइप से केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी का आंसर अगर आपको देना है, केस स्टडी का अगर पेपर में आपको आंसर देना है तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे, सबसे ऊपर पहली बात तो जो भी आंसर दें, आंसर को
आंसर को आंसर सीट के बीच से स्टार्ट करना है। आंसर नंबर 1 अगर वो पार्ट ए है तो ब्रैकेट में लिखें पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1A या आंसर नंबर 1A ये मिड से स्टार्ट करना है। मिड से स्टार्ट करते हैं एक लाइन पूरी छोड़ देनी है। यहां फिर से लिखना है आंसर नंबर 1 का पार्ट ए। यहां एक हेडिंग डालेंगे क्या, लीगल प्रोविजन। पहला पार्ट है केस स्टडी का, सबसे पहले आपको बताना है लीगल प्रोविजन। जब भी कोई केस आता है तो बेटा आपको ये बताना होता है इस केस के बारे में लॉ क्या बोलता है। लीगल प्रोविजन का हेडिंग डाल के नीचे से स्टार्ट करना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिस भी एक्ट का सेक्शन हो, जब भी कोई आप न्यूमेरिकल लिमिट लिखें, जब भी कोई आप न्यूमेरिकल लिमिट लिखें उसको अंडरलाइन जरूर करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, 1872 में। ये भी न्यूमेरिकल लिमिट, इसको अंडरलाइन करें। लीगल प्रोविजन में जो भी केस स्टडी पूछी गई है उससे रिलेटेड सेक्शन यू हैव टू मेंशन ऑन दैट। केस स्टडी में जो पूछा गया है उसके बारे में लॉ क्या बोलता है, लीगल प्रोविजन का हेडिंग बनाना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ जो भी सेक्शन हो, मैंने तो एग्जांपल में लिख दिया 10, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन होता तो यहाँ लिखते सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर वो पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन होता तो यहाँ लिखते पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अंडरलाइन कर देना है। फिर ये सेक्शन 10 क्या बोलता है, इसको 3 से 4 लाइन में यहाँ डिफाइन करना है। अच्छी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते चले जाना है। अभी तक हमने ये नहीं बताया केस में क्या गलत और क्या सही है ना। हमें केस के बारे में रिलेटेड लॉ को यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन करना है। आधे बच्चे तो गधे पहली लाइन में बता देते हैं क्या सही है और क्या गलत। नहीं जी नहीं, पहले तो लॉ बोलना होता है कि लॉ क्या कहता है। लॉ आने के बाद दूसरे पार्ट में आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस। जो केस हमसे पूछा है उसके अंदर मुद्दा क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस। ये चीज हम क्वेश्चन से उठा के यहां फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन से उठाते हैं यहां कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डिट्टो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, जिस बात पे क्वेश्चन पूछा गया है उस बात को यहां दोबारा 2 या 3 लाइन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस, ताकि एग्जामिनर को हमें ईज देनी है, उस बेचारे को क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, उसको सारी चीजें आपके आंसर में ही मिल जाएंगी। क्वेश्चन से रिलेटेड लॉ क्या बोलता है, क्वेश्चन में पर्सन किस बात पे पूछा गया है, और तीसरा पार्ट बनाएंगे एनालाइज एंड कंक्लूजन। एनालाइज एंड कंक्लूजन, आप जज है ना बेटे, तो आपने इस लॉ को क्वेश्चन के साथ रिलेट करके एनालाइज करके जो कंक्लूजन दिया वो आपको तीसरे स्टेप में बताना है। यहां आप बताएंगे यस जो काम हो रहा है वो लॉ के अंदर वैलिड है या नहीं है, या कई बार लैंग्वेज आती है टीनेबल है या काम है, या कई बार लैंग्वेज आती है क्या वो बंदा सक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता। इस टाइप का कंक्लूजन आपको यहां देना है। तो कंक्लूजन सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले लीगल प्रोविजन लॉ को एक्सप्लेन करो, उसके बाद क्वेश्चन में से पार्ट उठा के फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं कि किस बात पे क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों को रिलेट करके हमारा क्या कंक्लूजन है वो थर्ड पार्ट के अंदर आता है। इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स नहीं होते। जब एग्जामिनर चेक करता है तो आपका जो केस स्टडी का आंसर वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फैक्ट्स ऑफ द केस के कभी नंबर नहीं होते, क्योंकि बेटा ये वो पार्ट है जो आपने क्वेश्चन से उठा के कॉपी पेस्ट कर रखा होता है। इसके मार्क्स होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं। सर ज्यादा तवज्जो किस बात को देनी है, लीगल प्रोविजन अगर आपका सही है और कंक्लूजन भी आपका सही है तो आपको मार्क्स आएंगे पूरे। लीगल प्रोविजन आपका गलत है, लीगल प्रोविजन आपका गलत है और कंक्लूजन आपका ठीक है, तो ये एक बड़ी ही दुविधा हो गई एग्जामिनर के मन में कि लॉ का तो पता नहीं और कंक्लूजन सही दे रहा है। तो बेटा अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होता है तो वो पूरा नंबर काट देता है, वो आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा। देखो मैंने सिचुएशन क्या बताई है, आपने लॉ को डिफाइन ही गलत कर रखा है और आप कंक्लूजन सही दे रहे हैं, तो बेटा आप बिना तली के लोटे हैं, आपको लॉ का पता नहीं और आप आंसर ठीक दे रहे हैं, तो ये बोलते तुक्के के नंबर लॉ में नहीं मिलते। तीसरा सीन, लीगल प्रोविजन सही है, आपने लॉ को सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, बस कंक्लूजन में आपसे गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि बेटा आपने फैसला गलत दे दिया। इसलिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ 2 से 2.5 नंबर आपको यहां दे दिए जाएंगे, 3 नंबर मैक्सिमम दे दिए जाएंगे, कंक्लूजन के 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इसका मतलब सर पूरे मार्क्स चाहिए तो लीगल प्रोविजन एंड कंक्लूजन दोनों सही होने चाहिए। अगर सर प्रोविजन गलत है और कंक्लूजन ठीक है तो भी 1 मार्क्स नहीं मिलेगा।
इसका मतलब सबसे जरूरी पार्ट पेपर में लीगल प्रोविजन है। अगर ये सही है तो आगे की इवैल्यूएशन होगी, ये ही गलत हो गया तो आगे का क्वेश्चन चेक ही नहीं होता। कई बार एग्जामिनर जब जल्दी में होता तो नीचे का पार्ट तो पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ वो लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन करता है, देखता है। अगर आपने यहाँ पे रिलेटेड सेक्शन सही लिख रखा है, जो भी एक्ट है उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है, लीगल लैंग्वेज के अंदर आपने लॉ को एक्सप्लेन कर रखा है, तो कई बार तो कंक्लूजन पढ़ा भी नहीं जाता, आपको यहीं से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की स्टडी के अंदर होता है लीगल प्रोविजन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस एंड दिस ऑफ दिस एक्ट। ये बोलता है केसेस के फैक्ट ये हैं, फैक्ट्स ऑफ द केसेस। और तीसरा एनालाइज एंड कंक्लूजन, हमने ये डिसीजन निकाला है। हाँ जी, ना बेटा पैराग्राफ मैंने इसको हेडिंग बनाना है, बस यहाँ पे 1 2 3 नहीं डालना जो मैंने डाला है। ये 1 2 3 नहीं डालना, क्वेश्चन को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। लीगल प्रोविजन हेडिंग बनेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस हेडिंग बनेगा, एनालाइज एंड कंक्लूजन हेडिंग बनेगा। अगर आपने पूरा एक पैराग्राफ में लिख दिया तो पूरा क्रॉस हो जाएगा बेटा। हमें एग्जामिनर को ईज प्रोवाइड करनी है, उसको क्वेश्चन चेक करना है तो उसको अलग से क्वेश्चन दिखे, उसको लो चेक करना है उसको तो अलग से लो दिखी, उसको सिर्फ कंक्लूजन चेक करना है तो उसको कंक्लूजन दिखे। अब खिचड़ी अगर बना रखी, बीच में कंक्लूजन डाल रखा है, बीच में क्वेश्चन डाल रखा है और बीच में लॉ एक्सप्लेन कर रखा है, तो परेशान हो जाएगा, उसको वो चीज नहीं मिलेगी जो ढूंढना चाह रहा है। और जब जब उसको ढूंढने से चीज नहीं मिलती, वो पूरा क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। आपको तो पूरे पेपर के अंदर एक चीज का तो ध्यान रखना है, पैराग्राफ बड़ा पैराग्राफ बना के तो क्वेश्चन करना ही नहीं। लॉ के पेपर में नंबर लेने की खास बात, अगर आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया और यहां तक आप लिखते ही चले गए, यहां तक आप लिखते ही चले गए, बीच में आपने कोई स्पेस नहीं दे रखा, तो बेटा एग्जामिनर इसको पढ़ेगा नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा। जब भी आपको लंबे पैराग्राफ में आंसर भी करना हो तो उस पैराग्राफ को आप तोड़ दिया करो। यहां से 5 लाइनें लिखी, यहां से इसमें स्पेस देखी, फिर यहां से स्टार्ट कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से स्टार्ट कर दिया, उसको इस टाइप से तोड़ना है। और जगह जगह में एक बात बोलता हूं, कीवर्ड्स ये होती हैं सफलता की कुंजी। कीवर्ड्स बेटा लो की लैंग्वेज को डिट्टो याद नहीं किया जा सकता। देखो डेफिनेशन तो हम याद कर लेते हैं, हेडिंग याद कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर का लैंग्वेज है वो सारे बच्चों को याद ही नहीं होता और ना वो किया जा सकता, वो जज को भी याद नहीं होता है। तो जब अंदर की लैंग्वेज होती है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया करो। यहां डाला हेडिंग, हेडिंग डालने के बाद जब आप आंसर दो तो आंसर में जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उसको अंडरलाइन करके आ जाया करो। एग्जामिनर की खास बात क्या है, हेडिंग के बाद सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ता है, हेडिंग के बाद सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेगा जो अंडरलाइंड होते हैं। और बेटा वो अंडरलाइंड वर्ड्स अगर कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन कर रखे हैं तो बाकी मैटर उसके लिए मायने नहीं रखता, वो आपको नंबर देगा पूरे। क्या आपको ये बात समझ में आई? कुछ कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और पेपर में कितना लिखना होता है। तीसरी बात मैं आपको फटाफट एक बार बता दूं, पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा खुला खुला लिखना है, साफ लिखना है और ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक करने की बात तो मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि बेटा पैराग्राफ वे में आंसर देते ही फंस जाओगे। जब भी पेपर के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन आए, जब भी पेपर के अंदर बेटा डिफरेंस का क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट सॉरी वॉइड एंड वॉइडेबल, डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वॉइड, जब भी आपको डिफरेंस आए आपको हमेशा टी फॉर्म में बताना है। कभी भी उसको पैराग्राफ फॉर्म में मन नहीं बताना, आपको हमेशा टी फॉर्म में बताना है, क्योंकि एग्जामिनर की एक इच्छा होती है कि उसको डिफरेंस 1 बाय 1 दिखे, इसके टक्कर में ये, इसके चक्कर में ये, इसके टक्कर में ये। अगर आपने वही सारी चीजें पैराग्राफ में लिख रखी हैं तो बेटा उस फॉर्मेट को क्या कर देता है, वो कट कर देता है। और यही वो चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। हम बोलेंगे पेपर तो पूरा करके आए थे यार, बाहर मार्क्स ही नहीं आए। तीसरी बात, सर लिखना कितना है, लिखना कितना है? बेटा पहली बात, ये पेपर हिस्ट्री का नहीं है, या आपको जिंदगी बीत जाए कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है। एक्स्ट्रा नहीं बताने का मतलब सर आपको हमेशा बेटा टू द पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट ही बताना है। सर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा 5 पॉइंट काफी हैं। सर एक बात बताओ, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया, उसके 7 हेडिंग है, उसके आंसर में 7 हेडिंग है, 7 हेडिंग है। तो सर हमें क्या करना चाहिए, 4 हेडिंग बता के उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पे जोर देना चाहिए, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन तो 4 ही मार्क्स का है। कभी नहीं बेटा, अगर किसी क्वेश्चन के हेडिंग्स ज्यादा हैं तो हेडिंग्स तो आपको पूरे लिखने हैं, हेडिंग तो आपको पूरे बताने हैं। सर फिर क्या करना है, एक्सप्लेनेशन कम कर देनी है।
एक्सप्लेन पूरा नहीं करना, हेडिंग मस्ट होते हैं किसी भी आंसर के अंदर। अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं, हेडिंग ज्यादा है, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में जोर मत दो। जैसे लास्ट टू लास्ट एक टेस्ट मैंने चेक किया था, उसमें कोई 5 नंबर का मैंने क्वेश्चन दिया, उसके आंसर में अगर 8 हेडिंग है तो बच्चे ने 5 ही हेडिंग लिख के उनको एक्सप्लेन पूरा पूरा कर रखा है। भाई ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, एग्जामिनर को हेडिंग्स चाहिए थे, हेडिंग्स को मिले ही नहीं। तो बेटा अगर पेपर में ऐसा सीन बने, मार्क्स तो कम और आंसर के अंदर हेडिंग्स ज्यादा है और एक्सप्लेनेशन भी खूब सारी है, तो उसको कट शॉर्ट करते हैं। और कट शॉर्ट कैसे करते हैं? एक्सप्लेनेशन कम कर दो, अंदर का मैटर कम कर दो, पर हेडिंग हमेशा पूरे बताओ, ताकि एग्जामिनर को कीवर्ड्स, हेडिंग क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसको पूरे पूरे देखे और आपको पूरे मार्क्स अलॉट हो। दूसरा मैंने बता दिया, आपको हमेशा टू द पॉइंट लिखना है। अगर पेपर में पूछा है कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बताएं, अगर पेपर में पूछा है कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बताएं, तो आंसर में आपको इतना लिखना है, एज पर द सेक्शन दिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसेंशियल आर फॉलोज। अब वहां बताने मत बैठ जाना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डेफिनेशन दे दी, फिर कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप होते हैं, और लास्ट में जाके बताया एसेंशियल क्या होते हैं। ऐसा गलती कभी मत करना बेटा। पूछा क्या? एसेंशियल, आंसर में भी सीधा क्या चाहिए? एसेंशियल। बस जो पूछा गया है उसका सेक्शन और एक्ट का नाम, ये दो ही चीजें आपको एक्स्ट्रा डिफाइन करनी होती हैं, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत बताइएगा। अगर उसने आपसे पूछा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस बताइएगा, तो आपको पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करना पूरा कि क्वासी होता क्या है ना, उसने पूछे आपसे केसेस है, तो जो पूछा वही बताना, जितना आए उतना बताना। अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के हेडिंग आते हैं, कुछ हेडिंग याद है और कुछ हेडिंग आपको याद ही नहीं है, तो बेटा अपनी तरफ से कुछ भी मैच करके मत आना, अपनी तरफ से मत घुसा के आना। हिस्ट्री का पेपर नहीं है, गलत चीज अगर आप पेपर में लिख के आते हो तो वो सही को ले बैठती है। ये लो की खास बात है बेटा, लो हमेशा टू द पॉइंट चलता है, वहां एक्स्ट्रा चीजों की कोई जगह नहीं होती। पहली बात तो लिखा एक्स्ट्रा और दूसरी बात लिखा गलत, बेटा आपके सही के वो भी ले बैठेगा। इट मीन्स हमेशा लिखना टू द पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। सेक्शन नंबर हमें खास तौर पर मेंशन करके चलने हैं। सेक्शन याद ना हो तो एक्ट का नाम तो मेंशन करना ही करना है। केस स्टडी बेस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना, बस 1 2 3 नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग बनाना है, लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, एनालाइज एंड कंक्लूजन। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बीच से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 1 पार्ट ए, हमेशा बीच से स्टार्ट करना है, लाइन छोड़ के खुला खुला लिखना है। लंबे पैराग्राफ की क्वेश्चन को भी ब्रेक कर लेना है। अल्टीमेटली हमें एग्जामिनर को ईज प्रोवाइड करानी है, ईज, कि जो तू ढूंढ रहा है बेटा वही तुझे मिलेगा सामने, जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे हम सामने देंगे, तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी सर। पेपर के अंदर क्वेश्चन, मान लो के अंदर 7 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और 7 क्वेश्चन के अंदर फिर पार्ट भी होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एटसेट्रा। जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक ही करो, पहले क्वेश्चन 1 करो फिर 7 करो ना, आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आप उठाएंगे उसके पार्ट आपको सारे एक जगह पे करने पड़ेंगे बेटा। मैं नहीं कहता आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है लो के अंदर जो आपको सही आता हो, जो आपको अच्छा आता हो। पहले 2 से 3 से 4 पेज आपका जब पेपर चेक होगा, पहले 4 पेज के अंदर ही आपका पेपर एग्जामिनर की एक मेंटलिटी सेट करता है। अगर पहले 3-4 पेज में ही खूब सारी कटिंग है, अरे यार मेरे को आज बीसी की पढ़ानी थी लेकिन ये भी चलो इंपॉर्टेंट है, पहले 3-4 पेज के अंदर खूब सारी कटिंग है, सेक्शन गलत लिख रखे हैं और आपका क्वेश्चन गलत है, आपको सही तरीके से याद नहीं है, तो एग्जामिनर को मेंटलिटी सेट हो चुकी है कि इस बच्चे का लो का जो पोस्चर है वो गलत है। कटिंग होती चलेंगी, वो नंबर काटता चलेगा, लास्ट तक काटता चला जाएगा। दूसरा केस, आपको पेपर के अंदर 7 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जबरदस्त आते हैं, और 4 क्वेश्चन जो आते हैं जो आपको मीडियम आते हैं, और 1 क्वेश्चन ऐसा जो आपको बहुत कम आता है। पहले बेटा इन 3 को पकड़ लो, इन 3 को पकड़ लो जो बहुत अच्छे आते हैं, और जब इसको खोलो, मान लो आपको आंसर नंबर 2 आता है, तो आंसर नंबर 2 के पार्ट आपको एक साथ करने हैं। आंसर नंबर 2 का पार्ट ए, फिर आंसर नंबर 2 का पार्ट बी। पार्ट को ऊपर नीचे अगर आपने कर दिया, पार्ट सी पहले दिया, फिर ए कहीं दिया, फिर बी कहीं नहीं दिया, जो क्वेश्चन खुल जाए, जो क्वेश्चन आपने ओपन कर लिया उसके पार्ट सीरीज में होने चाहिए। फिर बोल देता हूं, क्वेश्चन कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट को ऊपर नीचे नहीं करना, पार्ट सीरीज में करने हैं। जो पार्ट नहीं आता उसकी जगह छोड़ देनी है, एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको पक्के याद हो, और पक्के का मतलब होता है जिसके सेक्शन तक आपको याद हो, जिसके केस लॉज तक आपको याद हो, पहले वो
करने हैं, पहले 3 से 4 पेज ऐसे मोती की तरह बना दो, ऐसे क्वेश्चंस के बना दो कि एग्जामिनर फ्लैट हो जाए। मेंटलिटी, अगर उसका हाथ यूं चलना स्टार्ट हो गया, अगर उसका हाथ यूं चलना स्टार्ट हो गया तो बेटा पेपर के लास्ट तक यूं ही जाएगा, क्योंकि वो मेंटलिटी जो सेट हो जाती है वो लास्ट तक वैसी जाती है। और पहला अगर उसका यूं स्टार्ट हो गया तो लास्ट तक आपका ठीक भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मेंटल लेवल के ऊपर। इसलिए उसको चकराना है, उसको पागल बनाना है। और पागल कैसे बनाया जाता है? जैसे बेटा इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही सेम चीज आपके एग्जाम के अंदर जब आपका पेपर खुलता है, बंडल में पेपर होते हैं, बंडल में पेपर होते हैं, जब आपका पेपर खुल के एग्जामिनर के सामने जाता है तो पहले 3 से 4 पेज बेटा वो भी बहुत जल्दी में होता है। उसका आपके साथ कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत जल्दी में होता है। उसको सब कुछ ठीक दिखेगा तो लास्ट तक ठीक ही होता चला जाएगा, और सब कुछ गलत दिखेगा तो सब कुछ गलत ही होता चला जाएगा। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि सीरीज के चक्कर में ना पड़े, जो क्वेश्चन बेस्ट आता हो वो पहले लिखें, साफ सुथरा लिखें, तोड़ तोड़ के लिखें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, न्यूमेरिकल लिमिट्स को हमेशा अंडरलाइन करें। दूसरी बात, अगर कोई लिमिट पेपर में सॉरी एग्जाम आपकी बुक में ऐसे दे रखी है 3 ईयर, या ऐसे दे रखी 6 मंथ, इसको आप 6 या 3 को आपने इंग्लिश में नहीं लिखना, 3 और 6 आंसर के अंदर आपको ये 3 ऐसे लिखना है, 6 ऐसे लिखना है, पीछे ईयर और मंथ। बेटा जब सारा पेपर इंग्लिश में होता है और न्यूमेरिकल लिमिट आपने लिखी है न्यूमेरिकल वे में और इसको अंडरलाइन भी कर दिया तो ये अलग से झमकेगी, अलग से दिखेगी। तो आपको 3 ईयर 6 मंथ ऐसे नहीं लिखने हैं, ईयर मंथ तो ओके हैं, ये 3 और 6 आपको न्यूमेरिकल वे में ही लिखना है और न्यूमेरिकल वे में लिख के इसको अंडरलाइन कर देना है, ताकि दूर से आपका क्वेश्चन बोले कि हमें लिमिट आती है। कुछ कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया, बाकी हम जब धीरे धीरे लोग के आपसे टेस्ट लेंगे और हम लगातार उनको चेक करके कमियां पकड़ने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि आप थोड़े से रिकवर हो जाएंगे। क्या आप लोगों को आज का जो मैंने अब तक का बताया ये समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है। मेरे कुछ ओल्ड कोर्स फाउंडेशन के चाहने वाले बच्चे हैं, जरा एक बार बताएं बेटा कुछ पल्ले पड़ा या दोबारा बताऊं? बहुत बढ़िया, चलिएगा। क्या मैं अब बीसी के स्टार्ट कर दूं? मेरे को मीटिंग का टाइम बताएं एक बार, कितना हो गया बेटा? बीसी के स्टार्ट कर दूं? ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूं बेटे।